एसआरटी स्टार्ट किया तो वहाँ पे मुझे सही तरीके से कोई ना तो प्रिस्क्रिप्शन मिला था, ना ही मेरे लिए कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करवाया गया था। और जो कहते हैं कि हर 2 मंथ्स में टेस्ट कराना चाहिए, तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। मुझे यहाँ का नॉलेज, मैं यहाँ भोपाल में मेरी स्टडी कर रहा था और मुझे नॉलेज नहीं था भोपाल कैंप्स के बारे में। लेकिन मैं वहाँ पर अपने टेस्ट के लिए गया था। तो मैंने जनवरी में टेस्ट कराने के लिए गया था, वहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलने गया। मैंने डिपार्टमेंट ढूँढा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का खुद से ही, वहाँ पर जाके मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम में गया उनका वहाँ पे, बिकॉज़ क्योंकि मेरे पार्टनर का भी वहाँ पे इलाज चला था, तो थोड़ा बहुत एंटर कैसे करना है या फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है ये मुझे मालूम, बाकी चीज़ें मालूम नहीं थी मुझे। तो वहाँ पर मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गया था मेरे 3 महीने का टेस्ट करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कहाँ दिखा रहे थे? तो मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन दिखाया हूँ और मुझे टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि बिना प्रिस्क्रिप्शंस के बिना किसी चीज़ के मैं कैसे क्या टेस्ट लिखूँ आपको? तो उन्होंने फिर से उन्होंने स्टार्ट से बोला कि आप स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन का आप रहने दो। तो क्योंकि आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ना डॉक्टर का पता है, तो ऑनलाइन का एक तो यहाँ पर रूल है कि ऑनलाइन की चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती हैं। तो उन्होंने मेरे को फर्स्टली तो बोला कि आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा, कुछ उन्होंने शायद टेस्ट लिखे थे एंड उन्होंने मुझे भेज दिया था साइकियाट्रिस्ट के पास। तो फिर मैं नेक्स्ट डे, या फिर जब साइकियाट्रिस्ट का डे होता है, तो फिर मैं फिर से आया था साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए। तो फिर जूनियर जो मतलब पब्लिक में ही जो साइकियाट्रिस्ट को लोग दिखाते हैं, मैं वहीं उन्हीं साइकियाट्रिस्ट को दिखाने गया था। मैंने पर्चा बनवाया, फिर वेट किया, लंबी लाइन लगी। फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तो मैम को मैंने सारी चीज़ें बताई कि मेरा ऑनलाइन ये चीज़ें ऐसे-ऐसे चल रहा था और मैं 3 मंथ के लिए यहाँ पर करवाने आया था। और उन्होंने कहा कि आपको फिर से साइकियाट्रिस्ट से एक बार बात करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैम ने मुझे थोड़ा बहुत समझाया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके फिर मुझे बोला कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है। तो मुझे नहीं पता था कि वो किस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जिन्हें ये प्रॉब्लम है, जेंडर डिस्फोरिया की, और उनके लिए एक अलग से ओपीडी बनाया गया है ट्रांसजेंडर क्लिनिक करके। तो फिर मुझे वहाँ पर भेज दिया गया, उन्होंने मेरा नाम वहाँ पर भेज दिया। और किस्मत से कि उस दिन जब मैं उन साइकियाट्रिस्ट से मिला था, तो उस दिन गुरुवार ही था। तो उस थर्सडे का दिन था और उसी दिन मैं फिर डॉक्टर मिल गए थे मुझे वहाँ पर, साइकियाट्रिस्ट जो थे वो उसी दिन मिल गए थे मुझे। तो वहाँ पर उसी का पर्चा मेरे पे घर, मैंने टीजी क्लिनिक का पर्चा बनवाया और पर्चा बनवा के फिर राइट साइड से मैं गया टीजी क्लिनिक में 64 नंबर में। और फिर वहाँ पर बस बहुत सारे लोगों ने बात करी और ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ अटपटे सवाल किए। सबने बहुत नॉर्मली बात किया और बहुत कुछ उन्होंने समझाया। और उन्हें वो लोग मतलब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो लोग से ये चीज़ें निकलवाना, मतलब वो एक फिक्स करना चाहते हैं कि आपको सच में एक जेंडर डिस्फोरिया है या नहीं। तो वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आप इन्फ्लुएंस हो कहीं से, या फिर कैसे ये किसी को देख के तो ऐसा नहीं लगने लगा, या खुद से कंफर्म है या नहीं है। तो ये चीज़ें वो कंफर्म करते हैं। आपके पार्टनर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, कैसा क्या आपका पास्ट रहा है वो बात करेंगे, आपके कब से कैसे कैसे फील करते हो वो चीज़ें सारी बात करके फिर वो कंफर्म करते हैं। लगभग 2 से 3 काउंसलिंग में, मेरे तीसरे काउंसलिंग में मुझे जीआरडी लेटर दे दिया गया था। साथ में मैं मेरे पार्टनर को भी वहाँ पर लेके गया था टीजी क्लिनिक में। तो वो दिन बात करने के बाद मुझे वहाँ पर शायद मैं थर्ड या सेकंड जब मैं काउंसलिंग में गया था, तो वहाँ पे मुझे एनजीओ के भी कुछ लोग मिले थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मेरा एफिडेविट बनवाने में। तो उनके थ्रू मैंने एफिडेविट बनवाया था। उन्होंने हमें उनका नंबर मिल गया था, उन्होंने अपना नंबर दे दिया था और उन्होंने लोकेशन बता दिया था। तो मैं वहाँ पर चला गया था और उन्होंने फिर, मैंने कहा कि मेरा एफिडेविट बनवा दो, तो उन्होंने हेल्प करी बनवाने में। नेक्स्ट उन्होंने एफिडेविट बनवाने के बाद वो एफिडेविट मेरा जीआरडी लेटर के लिए लगा। और लगभग एफिडेविट के खर्च अगर अभी जो है प्राइस बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से आपको 2 एफिडेविट लगते हैं, उसके लिए आप 1200 कुछ आप अपने पास अरेंज करके रख। वो भी फर्स्ट मीट में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, तो आप सेकंड मीट में रख सकते हैं। फर्स्ट मीट में आपको कोई भी पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं बिना किसी पैसे, सिर्फ 10 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन का चार्ज, पर्ची का। ओके, तो फिर देन नेक्स्ट वो मेरा जीआरडी लेटर बना। जो साइकियाट्रिस्ट जो सोशल वर्क करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे किसी भी नेक्स्ट पर्सन को शेयर करना अलाउ नहीं रहता है। तो बाकी चीज़ें आज जब आप वहाँ पर काउंसलिंग में विजिट करेंगे, तो बहुत सारे ट्रांसमैन भाई भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपके दोस्त भी बन जाएँगे, या कुछ ग्रुप्स भी आपको मिल जाएँगे। 1-2 ग्रुप हैं मेरे पास और उससे ज़्यादा तो नहीं है। और कुछ ट्रांस वुमेन हैं जो वो भी अब आने लगी हैं, मैंने अभी पिछले बजट में देखा था। दिन मेरा जैसे बता रहा हूँ कि मैं तीसरे काउंसलिंग में मुझे जीआरडी मिल गया था, तो जीआरडी का मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया था। उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे। तो जीआरडी लेने के बाद फिर मेरा चार्ट स्टार्ट हो गया था। जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, सभी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सभी साइकियाट्रिस्ट सब एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं, जो टीजी क्लिनिक है वहीं पर सभी आते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो ऑलरेडी जीआरडी मिलने के बाद वो आपसे बात करते हैं। तो एचआरटी के जैसे जीआरडी आप बता दोगे मुझे जीआरडी मिल चुका है, अब एचआरटी आप स्टार्ट करवा दीजिए, तो वो बात करके आपके एचआरटी के लिए आपको रिकमेंड कर देंगे और कुछ टेस्ट लिख देंगे। आप टेस्ट करवा के फिर जब आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जाओ, तो वहाँ टेस्ट का रिपोर्ट दिखा के उसी दिन से आपका एचआरटी स्टार्ट हो जाएगा। एसआरटी जो हार्मोन इंजेक्शन है हमें फीमेल टू मेल के लिए जो लेने पड़ते हैं, वो आपको बाहर से मिल जाएँगे, या फिर एम्स में भी अंदर कई बार मिलता है और नहीं भी मिलता है, तो उसके भरोसे पे बिल्कुल ही ना रहें।
आप बाहर मेडिकल से ही ले लें, बस वो जो लिखा हुआ है उसको दिखा कर ही लें, ताकि कोई गलत इंजेक्शन आप ना खरीद लें। तो नेक्स्ट ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर चला गया था, बस हर 3 मंथ में आता था, यहाँ पे विजिट करता था एम्स भोपाल में अपना 3 मंथ का चेकअप कराने के लिए। जिन लोगों के पास मतलब बीपीएल कार्ड है वो अपना बीपीएल कार्ड भी लगा सकते हैं, वहीं ओपीडी रजिस्ट्रेशन में ही बीपीएल कार्ड भी लगता है सबसे लेट में। वहाँ पे आप जाओगे तो पता चलेगा, और अगर आपको कोई पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करें, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। और एक सहायता केंद्र भी आप ओपीडी रजिस्ट्रेशन में ही है सहायता केंद्र, वहाँ जैसे इंटर करेंगे वहीं पर लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा सहायता केंद्र का पूरा टेबल ही बना हुआ है, अलग सा काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर तो आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, कहाँ जाना है किधर जाना है वो वहाँ पर आपको आसानी से बता देंगे। तो मेरी जो सर्जरी होने का टाइम आया वो लगभग मेरा 3 अप्रैल से, मेरा फर्स्ट इंजेक्शन मेरा लगा था वो 3 अप्रैल को लगा था, और लगभग 1.5 साल बाद, बोले तो 1 ईयर 4 मंथ्स बाद मुझे सर्जरी की डेट मिली थी। मेरे सर्जरी की डेट या फिर मेरे हेयर ग्रोथ ना आने का कारण बस मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी कुछ लापरवाही थी, या सबसे फर्स्ट तो मेरी जेनेटिक्स बहुत वीक थी। हेयर ग्रोथ कुछ नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, जरूरी नहीं है जो रिजल्ट मुझे मिला है वो आप लोगों को मिलेगा। सबको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। बाकी मस्कुलाइन फील होना और थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ होना वो है, लेकिन यहाँ पर हेयर ग्रोथ नहीं है, बस इतना ही कमी है, बाकी सब ठीक है, बाकी चलिए हेयर ग्रोथ अच्छा है। सो मैं ऐसा था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, या फिर हम इंजेक्शन नहीं खरीद पाते, या फिर हम सही टाइम से इंजेक्शन नहीं लगवा पाते। तो उन चीज़ों से भी हमारा जब गैप हो जाता है तो इंजेक्शन का डोज इधर उधर एडजस्टमेंट का है। कई बार ये ऐसा भी हुआ है कि मैं महीने तक भी इंजेक्शन नहीं लगवा पाया हूँ, तो वो रीजन भी हो सकता है, बट इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंजेक्शन लगवाता भी तो रेगुलरली। सो यही थी मेरी स्टोरी गाइस। मैं वापस से यहाँ पर भोपाल में अभी 3 महीने से यहाँ पर भोपाल में रह रहा हूँ, मतलब अपनी सर्जरी की डेट लेने के लिए। इफ मैं अगर यहाँ पे नहीं रहता तो शायद ही मुझे सर्जरी की डेट मिल पाती। और मैं काफ़ी लास्ट टाइम जब मैं विजिट किया था तो मैं काफ़ी परेशान हुआ था कि मुझे आज डेट लेनी है। तो मैं डेट लेने के लिए काफ़ी मैंने सर लोगों से मदद मांगी थी, आज प्लीज़ मैम को भेज दें यहाँ पर, क्योंकि उस दिन लेट आए थे डॉक्टर तो, और मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे सर्जन कौन है, सर्जन मैम कौन है, या फिर पे सर्जन सर हैं, नाम वगैरह मैं कुछ भी नहीं जानता था, या फिर इतनी किसी को नॉलेज भी नहीं था। वहाँ पर मैंने पूछा भी था कि आपको पता है क्या, तो बता दो, लेकिन किसी ने नहीं बताया, शायद मुझे भी मालूम नहीं था। तो बस जो सोशल वर्क का जो साइकेट्रिस्ट सर है वो सोशल वर्क करते हैं, उनसे ही मैंने बोला कि प्लीज़ आप भेज दे जो भी है, मुझे डेट लेनी है। क्योंकि मुझे उस वक्त की जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सर थे उन्होंने कोई अप्रूवल कैसा कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने जब सर्जन मैम आई थी उनसे मैंने बात करी कि मुझे सर्जरी करवानी है, सर ने जो सर ने तो कहा कि डोज अच्छा है आपका, हार्मोन लेवल जो मेन लेवल है उतना मैच हो गया है। लेकिन आप देख लीजिए, तो उन्होंने फिर बात की, फिर उन्होंने फिर इन लोगों जिसके सामने सर बैठे हुए थे, बाकी लोग आंदोलन कर ही रहे थे, तो उससे भी उन्होंने लिखवा दिया कि हाँ आप अप्रूवल के लिए सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और देन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको मंगलवार और शुक्रवार को आना होगा हमारे ओपीडी में, और फर्स्ट फ्लोर में आना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद से मेरा नीचे जो टीजी क्लिनिक है वहाँ जाना बंद हो गया, और इसके बाद से मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा आना जाना लगने लगा। तो पहली बार में जब मैं विजिट किया तो उस दिन ही डॉक्टर, देखो जिस दिन मैं टीजी क्लिनिक में था एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पे था, वहाँ भी डॉक्टर आए थे, बड़े डॉक्टर। उन्होंने उस दिन मेरे से बात की, और उन्होंने खर्चा बताया कि लगभग 40 से 50 हज़ार आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये सारी रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि हाँ मैं रखूँगा। इस टाइम पे भी मुझे पैसे का इतना कुछ वो नहीं था कि मैं किधर चलाऊँगा। मैंने बोला ठीक है चलो कर लेंगे। नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ मंगलवार को या फिर शुक्रवार को विजिट किया, तो डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने कन्फर्म मुझे जल्दी से जल्दी डेट, मैंने कहा कि मुझे जल्दी से डेट चाहिए, तो उन्होंने मुझे डेट जल्दी से दे दिया। 1 हफ्ते या सिर्फ 10 दिन का टाइम था मेरे पास, और अचानक से ही मैंने मेरे घर वालों को बताया कि मुझे सर्जरी की जो है वो डेट मिल गई है। फिर उन्होंने मुझे सर्जरी की डेट दी फिर, और लास्ट टाइम में जिस दिन मुझे एडमिट होना था उसी दिन मुझे रूम मिला। बहुत इधर-उधर भटकने के बाद उन्होंने उसी दिन घर वालों को टिकट दी और वो यहाँ आए। तो मेरे घर वालों का काफ़ी सपोर्ट मेरे लिए है, और वही मेरे साथ है। मेरे पार्टनर भी काफ़ी सपोर्टिव है, वो भी मेरे साथ थी, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की वजह से वो मेरे साथ में नहीं है, ठीक है? रिलेशन में साथ नहीं है। एंड ऐसे ही मेरी सर्जरी की जर्नी रही। और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा अलग सा कुछ नहीं था, बस वही थी आईडी लेटर आपका। आप अपने पास आधार कार्ड रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, ऐसा कुछ लगता नहीं है, बट आधार कार्ड आप रख सकते हो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख सकते हो आप, ठीक है? हाँ सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी। और डॉक्यूमेंट्स में के सारी पर्चे जो आपने स्टार्ट करवाए थे हॉर्मोन, तब से लेके अब तक के जितने भी पर्चे आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, इतनी देखना होता है, जो भी इतना सारा हो गया हो, आप सारा कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। आपका जो एफिडेविट का कुछ फोटो कॉपीज स्टार्टिंग के टाइम पे आपके पास बचे रखे हुए होते हैं, तो उसको भी साथ में रखना है। हर एक चीज़ जो आपके पास मिल रही है उसको बहुत संभाल के रखना है। और सर्जरी का जब आप डेट मिल चुका होगा, एडमिट के लिए आएंगे, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल देंगे, ठीक है? तो गाइस ऐसा ही मेरा सफ़र था। और लास्ट में आप लोगों को चेस्ट की हालत दिखा देता हूँ। मैं अभी लास्ट मिनट पे गया था, तो डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते आप और वेट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आपका टाका खुल जाएगा या नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा है कि खुल जाएगा, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को
अच्छे से रियल में।